हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज है 6 अप्रैल और साथ में संडे है। आप सभी लोग जानते हैं संडे के दिन हम करते हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आज की क्लास में हम मंडे टू सैटरडे तक ऑलरेडी जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं उसका क्विक रिवीजन करेंगे। तो लगभग 45 क्वेश्चन जिसका हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने 45 क्वेश्चन में से कितने सही अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो निधि तिवारी को नियुक्त किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी निधि तिवारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया है। निधि तिवारी यह फ्रेंड्स सन 2014 बैच की IFS अधिकारी हैं और वह पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में उप सचिव थी और विदेश एवं सुरक्षा मामलों में अहम भूमिका निभा चुकी हैं। निधि तिवारी को फ्रेंड्स प्रशासनिक अनुभव और कूटनीतिक दक्षता उन्हें इस महत्वपूर्ण पद के लिए उपयुक्त बनाती है। अच्छा फ्रेंड्स, अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था PM मोदी के प्रधान सचिव 2 के रूप में शशिकांत दास को नियुक्त किया गया और PM मोदी के प्रधान सचिव कौन है? तो प्रमोद कुमार मिश्रा हैं। अगला प्रश्न है, मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इस पद के लिए चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी को नियुक्त किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी जो वर्तमान में SBI के अध्यक्ष है को भारतीय बैंक संघ यानी IBA के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब बात करें इन्होंने किनका स्थान लिया है, तो इन्होंने MB राव का स्थान लिया है। अच्छा, भारतीय बैंक संघ यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के बारे में भी जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासु शेट्टी है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थित है और इसके नए मुख्य कार्यकारी अतुल कुमार गोयल हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो शर्ली बोचवे यह अभी हाल ही में राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला बनी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, शर्ली बोचवे 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव के पद पर पहली अफ्रीकी महिला बनी है। उन्होंने डोमिनिका की पेट्री स्कॉटलैंड की जगह ली है, जो राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला थी। और अब शर्ली बोचवे ने फ्रेंड्स राष्ट्रमंडल के 7वें महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है और उन्हें 4 साल के लिए इस पद पर चुना गया है। इसमें आप लोगों को 2 पॉइंट जरूर याद रखना है कि अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला कौन है, तो पेट्री स्कॉटलैंड है। और अगर आपसे पूछ दे एग्जाम में कि राष्ट्रमंडल की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन है, तो शर्ली बोचवे हैं। और शर्ली बोचवे यह राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की महासचिव का पद संभालने वाली दूसरी महिला बनी है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, किसे 34वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया? तो साधु भद्रेश दास को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान साधु महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को प्रतिष्ठित सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2022 में फ्रेंड्स प्रकाशित भद्रेश दास स्वामी की महत्वपूर्ण साहित्य कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए उन्हें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है। और सरस्वती सम्मान यह फिर से एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। इसमें पुरस्कार राशि के तौर पर 15 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं। इस पुरस्कार की अगर हम शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत सन 1991 ईस्वी में KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी और पहला पुरस्कार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन को उनकी आत्मकथा के लिए दिया गया था, जो हिंदी में प्रकाशित थी। वहीं सरस्वती सम्मान पाने वाली पहली महिला की अगर हम बात करें तो 1955 ईस्वी में मलयालम लेखिका बालमणि अम्मा को यह सम्मान मिला था। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया?
तो यह पुरस्कार मासाकी काशिवारा को प्रदान किया गया है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जापानी गणितज्ञ मासाकी काशिवारा को इस वर्ष 2025 का एबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार फ्रेंड्स उन्हें उनकी बीजगणितीय विश्लेषण और प्रतिनिधित्व सिद्धांत में उनके योगदान के लिए दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसे L&T फाइनेंस लिमिटेड का ब्रांड मैनेजर नियुक्त किया गया? तो जसप्रीत बुमराह को नियुक्त किया गया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत के प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी में से एक L&T फाइनेंस लिमिटेड ने भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गो आई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ऋषभ पंत को नियुक्त किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ट्रैवल ब्रांड गो आई बीबो ने अपना नवीनतम अभियान शुरू किया है, जिसमें ऋषभ पंत को नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, और जिसमें फ्रेंड्स भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सुनील गावस्कर भी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, फ्लिपकार्ट के नए सीईओ के रूप में किसे नामित किया गया? तो कल्याण कृष्णमूर्ति को नामित किया गया है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कल्याण कृष्णमूर्ति को बेंगलुरु स्थित ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने सह संस्थापक बिन्नी बंसल का स्थान लिया है। अब फ्लिपकार्ट में कुछ महत्वपूर्ण नियुक्ति की अगर हम बात करें तो बिन्नी बंसल यह फ्रेंड्स अब फ्लिपकार्ट के समूह के सीईओ है। सचिन बंसल यह अब फ्लिपकार्ट के ग्रुप के चेयरमैन हैं। और अभी फ्रेंड्स, कल्याण कृष्णमूर्ति को ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी फ्लिपकार्ट की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना अक्टूबर 2007 में हुई थी। इसके संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल है, और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किसे अपना नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? तो पूनम गुप्ता को नियुक्त किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की महानिदेशक है। उन्हें इस पद पर 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है, और उन्होंने माइकल पात्रा की जगह ली है। अगला प्रश्न है, किसे पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो शिव सुब्रमण्यम रमन को नियुक्त किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने वर्तमान उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक शिव सुब्रमण्यम रमन को पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। और अब शिव सुब्रमण्यम रमन किसकी जगह लेंगे? तो दीपक मोहंती की जगह लेंगे, जिनका कार्यकाल मई 2025 को समाप्त हो रहा है। ओके, बाकी डिटेल फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड नीचे मेंशन है, आप लोग उसको पीडीएफ के थ्रू रीड कर लेंगे। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किसे उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इस पुरस्कार से निखिल सिंघल को सम्मानित किया गया, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, निखिल सिंघल को प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल यह फ्रेंड्स प्रतिष्ठित मीडिया रणनीतिकार विगोर मीडिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापक और नोएडा हाई राइज फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। उन्हें यह पुरस्कार तपस्या फाउंडेशन ट्रस्ट के द्वारा प्रदान किया गया, और यह सम्मान फ्रेंड्स उन्हें जनसंपर्क उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव द्वारा प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, FIS जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? या इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि FIS जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी भारत का कौन सा राज्य करेगा? तो इसकी मेजबानी तमिलनाडु राज्य करेगा, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, FIS जूनियर पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन तमिलनाडु राज्य में किया जाएगा, जिसमें चेन्नई और मदुरई शहर मेजबानी शहर होंगे। इस बार का यह 14वां संस्करण होगा। आयोजन की बात करें, यानी कब से कब तक इसका आयोजन किया जाएगा, तो 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक किया जाएगा, जिसमें 24 टीमें हिस्सा लेंगी। और भारत में फ्रेंड्स यह टूर्नामेंट तीसरी बार हो रहा है,
इससे पहले 2021 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में और 2016 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इसे आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? तो इस अभ्यास का आयोजन भारत अमेरिका देश के साथ मिलकर आयोजन कर रहा है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1 अप्रैल 2025 को 13 दिवसीय द्विपक्षीय त्रिसेवा मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास टाइगर ट्रायम्फ का चौथा संस्करण शुरू किया है। अब बात करें यह कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, तो इसे फ्रेंड्स पूर्वी समुद्री तट विशाखापट्टनम और काकीनाडा में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से भारतीय नौसेना, भारतीय थल सेना और वायुसेना भाग ले रही है। वहीं अमेरिका की ओर से यूएसएस कॉमस्टॉक और यूएसएस रोल्फ जॉनसन के साथ यूएस मरीन डिवीजन के सैनिक इस अभ्यास में भाग लेंगे। इस अभ्यास का उद्देश्य प्रभावी संकट प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन के लिए दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच अंतर संचालन को मजबूत करना है। इस अभ्यास का आप लोगों को नाम जरूर याद रखना है, टाइगर ट्रायम्फ। ये भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एंड्री हिनातो को किस देश के नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो इन्हें इस पद पर यूक्रेन देश में नियुक्त किया गया है। यहाँ पर मिस टाइप हो गया फ्रेंड्स, पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यूक्रेन रहेगा। ओके, तो एंड्री हिनातो को यूक्रेन देश में नए चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने एंड्री हिनातो को सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ का प्रमुख नियुक्त किया है। हिनातो यह अनातोली बार्गिलेविच की जगह लेंगे, जो फरवरी 2024 से इस पद पर थे। और अब फ्रेंड्स, अनातोली बार्गिलेविच यह यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय के मुख्य निरीक्षक के पद पर कार्य करेंगे। अगला प्रश्न है, एटीपी मास्टर 1000 सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने? तो नोवाक जोकोविच बने हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, नोवाक जोकोविच ने अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा को सीधे सेटों में हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वह एटीपी मास्टर्स 1000 टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने हैं और उनकी उम्र 37 साल है। अगला प्रश्न है, मियामी ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जकूब मेंसिक ने जीता है। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध चेक गणराज्य से है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जकूब मेंसिक ने नोवाक जोकोविच को फाइनल में हराकर 2025 मियामी ओपन में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है और यह उनका पहला एटीपी टूर था। इसका आयोजन 18 मार्च से 30 मार्च 2025 तक किया गया। इस बार का यह 40वां संस्करण था। इसे हार्ड कोर्ट पर खेला गया था। इसके आयोजन स्थल की बात करें तो इसे मियामी गार्डन्स फ्लोरिडा यूएसए में आयोजित किया गया था। पुरुष एकल विजेता जैकब मेंसिक रहे, जो चेक गणराज्य से बिलोंग करते हैं। वहीं उप विजेता नोवाक जोकोविच रहे, जो सर्बिया से बिलोंग करते हैं। वहीं महिला एकल विजेता आरेना सबालेंका हैं, जो बेलारूस से बिलोंग करती हैं। उप विजेता महिला वर्ग में जेसिका पेगुला रहे, जो यूएसए से बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न है, गृह मंत्री अमित शाह ने महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो उन्होंने इनकी प्रतिमा का अनावरण हरियाणा के हिसार में किया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के हिसार में 20 फीट ऊंची और 800 किलोग्राम वजनी महाराजा अग्रसेन की भव्य प्रतिमा का लोकार्पण किया है, जो न्याय और समावेशी अर्थव्यवस्था के प्रतीक थे। महाराजा अग्रसेन को फ्रेंड्स अग्रोहा हिसार हरियाणा के राजा के रूप में जाना जाता था। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संपूर्ण विश्व में 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित या ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल 2007 को फ्रेंड्स संयुक्त राज्य महासभा ने इस दिन को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में घोषित किया था, ताकि आत्म केंद्रित या ऑटिज्म लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिल सके। और वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम है न्यूरो डाइवर्सिटी और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य को आगे बढ़ाना।
अगला प्रश्न है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत ने 10 पदक जीते हैं, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत ने जॉर्डन के अम्मान में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 10 पदकों के साथ समापन किया, जिसमें पहलवान मनीषा भानवाला ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता था। पदक तालिका में अगर बात करें तो भारत 1 स्वर्ण 3 रजत और 6 कांस्य के साथ भारत 8वें स्थान पर रहा। इस बार का यह 21वां संस्करण था और इस चैंपियनशिप का आयोजन 25 मार्च से 30 मार्च 2025 तक जॉर्डन के अम्मान में आयोजित किया गया था। वहीं अगर हम एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 की मेडल टैली की बात करें तो पहले स्थान पे ईरान रहा, दूसरे स्थान पे जापान, तीसरे स्थान पर नॉर्थ कोरिया रहा। अगला प्रश्न है मार्च 2025 में ताशकंद ओपन एग्जामो मेमोरियल का खिताब किसने जीता? तो यह खिताब निहाल सरीन ने जीता, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत के निहाल सरीन ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में 2025 ताशकंद ओपन एग्जामो मेमोरियल का खिताब जीता है। 20 साल के ग्रैंड मास्टर ने फ्रेंड्स 10 में से 8 के पराजित स्कोर के साथ यह खिताब जीत लिया है, जिसमें 2600 से ऊपर की रेटिंग वाले 8वें खिलाड़ी शामिल थे। अगला प्रश्न है राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, 30 मार्च को पूरे राज्य में राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। 1949 में फ्रेंड्स इस दिन जोधपुर, जयपुर, बीकानेर और जैसलमेर नामक 4 राज्य संयुक्त राजस्थान राज्य में शामिल हो गए और इस क्षेत्र को फ्रेंड्स ग्रेटर राजस्थान के नाम से जाना जाने लगा। ओके। अगला प्रश्न है एफिल टावर दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 31 मार्च को मनाया जाता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है फीफा क्लब विश्व कप 2025 के विजेता को पुरस्कार राशि कितना मिलेगा? तो $125 मिलियन मिलेगा, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस पूर्व क्रिकेटर को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड का केंद्र बनाया गया? तो स्टीव वॉ को बनाया गया है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और कप्तान स्टीव वॉ को ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड के केंद्र के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है पीटर लीवर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वह क्रिकेट खेल से संबंधित थे, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या घोषित की गई है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यह वर्ष 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घोषित की गई है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य सतत विकास को प्राप्त करने में अपशिष्ट प्रबंधन और जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र सभा ने फ्रेंड्स 14 दिसंबर 2022 को इस दिवस की घोषणा की और पहली बार 30 मार्च 2023 को मनाया गया। 2025 की इस दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो फैशन और वस्त्र उद्योग में शून्य अपशिष्ट की ओर यह वर्ष 2025 की इस दिवस की थीम घोषित की गई है। अगला प्रश्न है भारत और किस देश के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया है? तो भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए लीबा का गठन किया गया है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए श्रीलंका में लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन यानी लीबा को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य फ्रेंड्स दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और व्यापार नेटवर्किंग को बढ़ावा देना। इसके गठन की अगर हम बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन समूह यानी लीबा की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है किसे यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया? तो अनुज कुमार सिंह को नियुक्त किया गया, यानी ए ऑप्शन
सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस देश में जय भट्टाचार्य को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इन्हें इस पद पर अमेरिका में नियुक्त किया गया, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारतीय मूल के प्रोफेसर जय भट्टाचार्य को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के निदेशक डायरेक्टर के तौर पर जय भट्टाचार्य 27 संस्थानों की देखरेख करेंगे। जय भट्टाचार्य या फ्रेंड्स नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च के रिसर्च एसोसिएट हैं। वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में हेल्थ पॉलिसी के प्रोफेसर भी हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वस्त्र उद्योग का देश में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो लगभग 2.3% योगदान है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वर्तमान में वस्त्र उद्योग भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में लगभग 2.3% योगदान देता है, जबकि औद्योगिक उत्पादन में 13% और निर्यात आय में 12% का योगदान करता है। अगला प्रश्न है, हिंदी रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 3 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हर साल 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस या हिंदी थिएटर डे मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य फ्रेंड्स हिंदी रंगमंच के विकास को बढ़ावा देना, हिंदी रंगमंच के इतिहास और इसके योगदान के बारे में जागरूक करना और रंगमंच के कलाकारों को सम्मानित करना इस दिवस का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस 4 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष 4 अप्रैल को खनन जागरूकता और खनन गतिविधियों में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस या संयुक्त राष्ट्र का खान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोट अवशेषों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इस दिवस को फ्रेंड्स मनाने का प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 8 दिसंबर सन 2005 को पारित किया गया और पहली बार इस दिवस को 4 अप्रैल सन 2006 को मनाया गया। वर्ष 2025 के इस दिवस की अगर हम थीम की बात करें तो सुरक्षित भविष्य यहीं से शुरू होता है, इस दिवस की थीम है, जो फ्रेंड्स बारूदी सुरंगों से मुक्त दुनिया सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2025 में किस राज्य की वारंगल चपाता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो यह जीआई टैग तेलंगाना राज्य में मिला है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, तेलंगाना की चपाता मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च के नाम से भी जाना जाता है, को भौगोलिक जीआई टैग मिला है। चपाता मिर्च फ्रेंड्स ये अपने चमकीले लाल रंग और हल्के तीखापन के लिए जानी जाती है, जो इसे अचार बनाने वाले के बीच पसंदीदा विकल्प बनाती है। और इसका प्राकृतिक लाल रंग फ्रेंड्स द्रव्य खाद्य और पेय उद्योग में सिंथेटिक रंगों की जगह एक प्राकृतिक रंग एजेंट के रूप में भी आदर्श बनाता है। बाकी जीआई टैग के बारे में बात करें तो यह टैग फ्रेंड्स किसी स्थान विशेष के उत्पादन की विशेषता को पहचान दिलाता है। जीआई टैग मिलने से उत्पादन को कानूनी सुरक्षा और विशिष्ट पहचान मिलती है और यह 10 वर्षों के लिए वैलिड होता है। और भारत में से पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय को मिला था। अगला प्रश्न है, कुंभकोणम पान पत्ता और थोलाई फूलों की माला का संबंध किस राज्य से है जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया? तो इसका संबंध तमिलनाडु राज्य से है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुंभकोणम पान पत्ता और थोलाई फूलों की माला को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। इससे फ्रेंड्स तमिलनाडु में जीआई उत्पादों की संख्या कुल 62 हो गई है। और यह मान्यता फ्रेंड्स इन उत्पादों की विशिष्टता को बनाए रखने, व्यावसायिक लाभ सुनिश्चित करने और अन्य नामों की तरह इनकी नकल को कम करने के लिए दी गई है। इन दोनों नामों को आप लोग जरूर याद रखना है, कुंभकोणम पान पत्ता और थोलाई फूलों की माला, जो तमिलनाडु राज्य से है। इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। और इनके साथ ही फ्रेंड्स तमिलनाडु में जीआई टैग उत्पादों की संख्या कितनी हो गई है? तो 62 यानी 62 हो गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय घुड़सवार निहारिका सिंघानिया ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, बेल्जियम में आयोजित एजेल होप CSI लेयर घुड़सवारी प्रतियोगिता में
भारत की निहारिका सिंघानिया ने स्वर्ण पदक जीता है। निहारिका ने फ्रेंड्स 40.72 और 40.34 अंकों के साथ यह खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैल किल्मर का 65 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो वह एक अभिनेता थे, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कटरा से कश्मीर के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस सप्लाई कब से शुरू की जाएगी? तो यह 19 अप्रैल 2025 से सप्लाई शुरू की जाएगी, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्तमान में भारत की दुग्ध उत्पादन क्षमता कितने मिलियन टन है? तो 239.2 मिलियन टन है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, भारत 1998 से दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और अब वैश्विक दूध उत्पादन में 25% का योगदान भारत देता है। पिछले फ्रेंड्स 10 वर्षों में दूध उत्पादन में 63.56% की वृद्धि हुई है। भारत में फिर दूध उत्पादन 2014 से 2015 के दौरान 146.3 मिलियन टन से बढ़कर 2023-24 में 239.2 मिलियन टन हो गया है। अगला प्रश्न है, वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में किसने पेश किया है? तो इसे किरेन रिजिजू ने पेश किया है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने 2 अप्रैल 2025 को वक्फ संशोधन बिल 2025 को लोकसभा में पेश किया है। बिल के जरिए फ्रेंड्स वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को कानूनी दायरे में लाए जाने का प्रस्ताव है। इसके उद्देश्य की अगर बात करें तो मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 और वक्फ अधिनियम 1995 के अंदर संशोधन करना इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, भारत ने म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया था, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा वीकली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप उसे वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।